नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली बार की जो क्लास थी हमारी पॉलिटी की, उसमें मैंने मौलिक अधिकार से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपसे क्या की थी, डिस्कस किया था। और आशा करता हूँ कि आपको मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे, अगर आपने वीडियो देखा होगा और ओटी लगाए होंगे तो 99% आपसे सारे क्वेश्चन बने होंगे। इसी आशा के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान का भाग 4। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। संविधान का भाग 4 क्या दिया है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसके अंतर्गत दिया गया है कि नीति निर्देशक जो तत्व है उनका उल्लेख यदि पूछे भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो इनका उल्लेख किसमें किया है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल पूछे कहाँ से कहाँ तक किया गया इसका उल्लेख, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। किसका, नीति निर्देशक तत्व को। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से इसको हम जानते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, DPSP, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से इसे हम जानते हैं। यदि पूछे कि यह प्रावधान जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से प्रावधान हमने क्या किया है, लिया है। और आर्टिकल 36 से लेकर इसका क्या किया, उल्लेख किया गया है। यदि हमसे पूछे कि आखिर नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, क्या इसका उद्देश्य है, तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछेगा कि पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य था, तो वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना एक किसका उद्देश्य था, नीति निर्देशक तत्वों का पहला उद्देश्य क्या था कि पुलिस राज्य की जगह हम क्या करें, कल्याणकारी राज्य की क्या कर दें, स्थापना कर दें। तो पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था। और दूसरा जो उद्देश्य था वो क्या था, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछता है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका प्रमुख उद्देश्य है, तो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हमने संविधान को बनाया, संविधान का निर्माण किया, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे BN राव। कौन थे, संविधान सभा के सदस्य BN राव थे। और BN राव ने सुझाव दिया अपने उसमें कि मौलिक अधिकार को दो भागों में हम क्या करें, विभाजित कर दें। एक के अंतर्गत हम उन अधिकारों को रखें जो न्यायालय के द्वारा क्या थे, प्रवर्तनीय थे, मतलब जिनके उल्लंघन पर न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते या न्यायालय के द्वारा उनको लागू कराया जा सकता था। और दूसरे के मौलिक अधिकार के अंतर्गत उन अधिकारों को रखा जाए जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यदि हमसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को दो वर्गों में किसके द्वारा बांटा गया, तो मौलिक अधिकार को दो वर्गों में किसने बांटा था, डॉक्टर BN राव के द्वारा। ये संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार रहे। इन्होंने कहा था कि एक अधिकार कौन से होना चाहिए, जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, और दूसरे कौन से होना चाहिए, वे अधिकार जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय थी उनको हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया, और जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं थे उनको हमने क्या किया, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया, और अलग से उनको क्या किया, नाम दे दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP के नाम से हम उसे जानते हैं। कई बार परिभाषा पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों को यदि पूछे राज्य की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो ग्लेविन ऑस्टिन जो थे संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने इसको क्या कहा है, राज्य की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। एक किसका कथन है, तो ये किसका कथन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने क्या किया, 3 भागों में बांटा है। पहला गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा, और तीसरी कौन सी, उदारवादी विचारधारा। तो जो आर्टिकल है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल होंगे, समाजवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल होंगे, और उदारवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल होंगे, इन सारे
चीज़ों को क्या करूँगा, मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के उसमें आपको सारे क्या करूँगा शॉर्ट में बता दूंगा कि कौन से गांधी विचारधारा के आर्टिकल थे, कौन से समाजवादी विचारधारा के आर्टिकल थे और कौन से उदारवादी विचारधारा के आर्टिकल थे, है ना। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा आर्टिकल 36 में है क्या। तो क्या लिखा मैंने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, या नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित राज्य के बारे में कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 36 के अंतर्गत किया गया है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा आर्टिकल नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा याद करने में समस्या हो। यदि पूछे कि नीति तत्वों को राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 37 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 37 में क्या दिया है कि डीपीएसपी को, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है। न्यायालय की अधिकारिता से मतलब क्या हुआ कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम इसके लिए न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने लिख दिया कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इनको लागू करने के लिए हम किसी भी स्थिति में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। पीएससी में क्वेश्चन पूछा था, आप देखना पुराने जो एग्जाम आपके हैं उसमें उठा के देखना, मैंने पहले ही बताया था, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है। क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, तो बिल्कुल वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है, तो बिल्कुल मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो कैसे हैं, वाद योग्य नहीं है। तो दोनों आर्टिकल सिंपल है, याद करना है। आर्टिकल 38 में क्या है, अब आर्टिकल 38 में क्या लिखा, राज्य लोक कल्याण की अवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा, बनाए रखा गया। जो भी लोक कल्याण के विकास के लिए आवश्यक हो गया, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होगा, राज्य उसको बनाए रखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो राज्य लोक कल्याण की अवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा, बनाए रखेगा। जैसे इसके अंतर्गत क्या करेगा, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक, इन तीनों प्रक्रियाओं को बनाए रखने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में क्या है, संसाधनों का उचित वितरण करेगा। देश में जितने भी सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका क्या करेगा, समान रूप से वितरित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 39। इस आर्टिकल 39 को हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको क्या किया, हमने जोड़ा। तो क्या क्या इसके अंदर जोड़ा, पहला तो ये कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। दूसरा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का जो कर्तव्य है वो किसके पास रहेगा, राज्य के पास रहेगा। तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अवसर के लिए समान लोगों को चयन करने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास दिया गया है। ये तीनों आर्टिकल हम क्या कर सकते हैं, साथ में याद कर सकते हैं। आर्टिकल 40 तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आर्टिकल 40 में क्या दिया है, आर्टिकल 40 में दिया है पंचायतों का गठन। ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित होगा। पंचायतों का गठन मतलब हमने क्या किया है, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया, ऊपर से नीचे की ओर सत्ता को सौंपा है। तो पंचायतों का गठन स्पेशल अलग से पार्ट है, वो अलग से पढ़ेंगे, अभी इतना याद करना है। यदि पूछे हमसे आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, तो पंचायतों से के गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा दिया है, आर्टिकल 40 में दिया है। आर्टिकल 41 में क्या दिया है, आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशाओं में, कोई सी भी दशा हो सकती है, मानसिक रूप से व्यक्ति काम करने में जिस प्रकार से सक्षम, उस प्रकार से शिक्षा हो सकता है, काम हो सकता है और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यदि कुछ ऐसी दशा जिसमें काम करने का वो अधिकार प्राप्त नहीं करता है तो उसे क्या कर, शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन व्यक्ति होगा, वो होगा राज्य। उसको क्या करेगा, सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 42 में क्या है,
कार्य की न्याय संगत मनोवैचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। कार्य की न्याय संगत मतलब कार्य की न्याय संगतता के आधार पर मनोवैचित दशा, यदि कोई मनोवृत्ति ऐसी है उसकी उस स्थिति में, और प्रसूति सहायता मातृत्व अवकाश के लिए ये राज्य उसके लिए क्या करेगा, सहायता उपलब्ध कराने का क्या करता है, प्रयास करता है। आर्टिकल 43 में क्या दिया है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और उद्योगों के विकास के लिए क्या करेगा, काम करेगा। जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनको जो भी निर्वाह मजदूरी उसका, और उनके हितों के लिए जितने भी सारे उद्योग हैं उनके विकास के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ये हमें सीधे के सीधे आर्टिकल क्या करना है, केवल याद करना है, जो सीधे के सीधे क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड होता है, एक समान सिविल संहिता लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर दो प्रकार के क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ में क्या होता है, बहुत सारे जो धर्म के लोग रहते हैं उनका अलग अलग धर्म का अलग अलग कानून होता है। तो राज्य का ये प्रयास है कि पूरे राज्य में क्या करे, एक समान सिविल संहिता लागू करने का क्या करे भाई, प्रयास करें। आर्टिकल 45 में क्या दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी सारे बच्चे हैं, कौन से 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको निःशुल्क रूप से क्या करे, शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यह हम कह सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनको भाई उपलब्ध कराने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 में क्या है, SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके शैक्षणिक, एजुकेशनल और उनके आर्थिक हितों में वृद्धि का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो SC, ST और OBC के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार एग्जाम में पूछा था, वो किस में दिया है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है, राज्य कृषि और पशुपालन के विकास के लिए काम करेगा। तो राज्य का एक कर्तव्य कि कृषि का विकास कैसे हो, पशुपालन के लिए और विकास कैसे किया जाए, इसके लिए प्रयास करने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, राज्य सरकार के पास रहेगा। आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीव, तो वन और वन के अंतर्गत जितने भी सारे जीव पाए जाते हैं उनके संरक्षण का क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जितने भी सारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, उनको संरक्षण प्रदान करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्य के पास है। उनको संरक्षण प्रदान करने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 में क्या दिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया कुछ दशाओं में, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियल बॉडी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत किया गया है। एक आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51 में क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भी क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य का एक कर्तव्य है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का क्या करे, प्रयास करे। ये कुछ नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो था वो मैंने आपको सब बताया। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो बहुत बेसिक जो एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारा का सारा क्या कर रहा हूँ आपको इसमें बता रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।